नियमित रूप से अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने का प्रयास करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप तमाम भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रारंभ करते हैं। ग्रेड फर्स्ट के अंदर टॉपिक लगता है काव्य हेतु स्नातकोत्तर वाला पाठ्यक्रम हम जो धीरे धीरे कर रहे हैं। उसके अंदर काव्य हेतु के अंदर संस्कृत के आचार्यों ने क्या कहा, भारतीय और पाश्चात्य जो आचार्य हैं, कुछ विद्वान, उन्होंने क्या कहा, मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा काव्य हेतु के विषय में, वो तमाम चीज़ों का जिक्र है जो इस अध्याय में हम करेंगे, आज के इस प्रकरण के अंदर करेंगे। मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो फिर लाइक किया करें, आप शेयर भी किया करें सभी दोस्तों के साथ, और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। देखिए, आज की कक्षा आपने इत्मीनान से देखी तो कभी भी काव्य हेतु का जो चक्कर है वो नहीं भूलोगे, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जहाँ से जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपको बताते चलूँगा साहब। देखिए, सबसे पहले जो ये प्रकरण है यहीं से आपके मन में सवाल उठ जाना चाहिए कि काव्य हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, वजह, क्या चक्कर है कि काव्य हेतु ये प्रकरण जोड़ा गया। काव्य में हेतु की क्या भूमिका होती है, काव्य हेतु है क्या साहब। तो समझिए, काव्य या साहित्य के हेतु का क्या अर्थ है, सीधा सा काव्य निर्मिति के कारण, काव्य का निर्माण कैसे हुआ, सृजना कैसे, उसकी वजह क्या है, क्या प्रेरणा है, क्या वजह है, क्या कारण है। तो काव्य या साहित्य के हेतु का सीधा अर्थ क्या हो जाएगा, काव्य निर्मिति के कारण। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। चलिए फिर, और इन्हें ही साहित्य के प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। इन्हें ही क्या कहा जाता है, काव्य हेतु को साहित्य के प्रेरणा स्रोत भी है जो कहा जाता है। देखिए साथियों, जीवन की भांति हम समझें तो काव्य की मूलभूत प्रेरणाओं को निश्चित करना है जो कठिन है। जिस प्रकार से जीवन सृजना के लिए जीवन के अंदर कई सारे प्रेरणाएं होती हैं, कई चीज़ें होती है, उसी प्रकार हम निश्चित नहीं कर सकते काव्य सृजना के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी है जो काव्य हेतु होगा, काव्य का है जो निर्मिति होगी। जिस प्रकार जीवन की मूल प्रेरणाओं के विषय में अत्यंत प्राचीन काल से विचार होता आ रहा है, तो फिर उसी प्रकार काव्य की प्रेरणाओं की विवेचना भी है जो जरूरी है। जीवन के निर्माण के लिए, जीवन को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी विवेचनाएं होती रही है प्राचीन काल से, उसी प्रकार काव्य के निर्माण हेतु भी, साहित्य निर्माण हेतु भी विवेचना होनी है जो आवश्यक है। अब इस दृष्टि से हम देखें, इस विषय में एक मत की संभावना नहीं हो सकती है। सबके अलग अलग मत है। कोई कहता है कि इस रास्ते जाओ तो मंजिल मिलेगी, कोई कहता है इस रास्ते से जाओ तो मंजिल मिलेगी, कोई कहता है ये चीज़ अपनाओ तो आप काव्य सृजन करोगे, कोई कहता है ये अपनाओ तो काव्य सृजन करोगे। तो एक मत की संभावना नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि प्रेरणा की दृष्टि से स्वयं कवियों के दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। कुछ कवि तो मानते हैं कि सौंदर्य उपासना से काव्य कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कुछ तो सौंदर्य उपासना से काव्य निर्माण करते हैं, तो कुछ प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, जैसे छायावादी हो गए, वो प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर है, उपकरणों को देखकर जो काव्य सृजना करते हैं। तो कोई होते हैं जो संगीत की स्वरलहरी या हिमाच्छादित शैल श्रृंग और झरते हुए झरनों को देखकर है जो काव्य की प्रेरणा है जो प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। और कुछ ऐसे कवि भी हैं जिन्हें स्त्री दर्शन के बिना काव्य स्फुरण होता ही नहीं। कोई ऐसे है जो कि स्त्री का दर्शन नहीं हो, कोई खूबसूरत नारी का दर्शन नहीं हो तो उनकी काव्य सृजना होती नहीं, वो उसी चक्कर में रहते हैं। मतलब सबके अपने अपने वजह हैं काव्य निर्मिति के, सबकी अपनी अपनी प्रेरणा है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास हो रहा है काव्य हेतु के बेसिक के अंदर। आगे देखेंगे क्या मत है, क्या सवाल बन सकते हैं। देखिए, पाश्चात्य कलाकारों में अधिकांश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी काव्य प्रेरणा अवैध प्रेम तथा मदिरा से प्राप्त की। ज़्यादातर अगर पाश्चात्य कवियों की, कलाकारों की बात करोगे तो उन्होंने काव्य की प्रेरणा कहाँ से ली, अवैध प्रेम संबंधों और मदिरा से प्राप्त की। और अपनी काव्य प्रवृत्ति की रक्षा के लिए कुछ ने तो निसंकोच रूप से इन साधनों को जो अपनाया है। चलिए साहब, अब भारतीय काव्य शास्त्र में इन जो हेतु है, काव्य के हेतुओं का अत्यंत वैज्ञानिक विवेचन हुआ है, और कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी किया और कुछ मनोवैज्ञानिकों का भी मत है जो है। तो हम एक एक करके भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने कुछ महत्वपूर्ण जो काव्य हेतु जो बताए गए वो देखेंगे, और फिर बाद में मनोवैज्ञानिक के मत है जो देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत आचार्यों के मत। एक एक को आप नोट का है जो करते जाइए, सारे के सारे महत्वपूर्ण है ये।
आचार्य भामह क्या कहते हैं? आचार्य भामह कहते हैं कि इसमें काव्य अलंकार में भामह ने स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से, जब गुरु का उपदेश मिलता है तो जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा केदा ही स्फुरित होता है। क्या कहते हैं? काव्य अलंकार भामह का जो है ग्रंथ, इसमें इन्होंने स्वीकार किया गुरु का उपदेश मिलेगा तो जड़ बुद्धि आदमी वो भी शास्त्रों का अध्ययन करने में समर्थ हो जाएगा। उसे कुछ नहीं आता, गुरु का आदेश होगा, उपदेश होगा, समझाइश होगी तो वो शास्त्रों का अध्ययन करने में क्या समर्थ हो जाएगा। लेकिन काव्य तो किसी, जो काव्य सृजना वाली बात है वो तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा केदा ही है जो स्फुरित होती है। किसी के मन में अंदर प्रेरणा स्फुटित होती है कि यार ये ऐसा होना चाहिए। तो वे यह स्वीकार करते हैं, भामह स्वीकार करते हैं क्या बात, कि काव्य रचना के लिए व्याकरण, छंद, कोश, अर्थ, इतिहास, लोक व्यवहार, तर्क शास्त्र तथा कलाओं का मनन करना चाहिए। अगर काव्य रचना के लिए ये स्वीकार करते हैं आचार्य भामह। साथ ही नोट कर लीजिए, उन्होंने काव्य हेतु के 3 साधन माने हैं। परीक्षा में सवाल आ जाए, आचार्य भामह ने काव्य हेतु के कितने साधन माने? तो भाई साहब 3 साधन माने। खोपड़े में डाल लीजिएगा इस बात को। कितने साधन माने? 3 माने। फिर कौन कौन से 3 है साहब? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। सवाल आ गया, निम्न में से आचार्य भामह द्वारा काव्य हेतु के बताया गया साधन नहीं है, तो तीनों तो ये आगे, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और चौथा कुछ और दे दिया। तो ध्यान में रखना, भामह साहब ने काव्य हेतु के 3 साधन बताए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। नोट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, डायरी में भी, नोटबुक में भी और अपने खोपड़े में भी। पर वे प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व स्वीकार करते हैं। 3 तत्व माने, 3 साधन माने, ठीक है, लेकिन आचार्य भामह ने भी अगर पूछ लिया जाए सबसे महत्वपूर्ण काव्य हेतु का साधन माना है भामह ने, तो वो हो जाएगा प्रतिभा। प्रतिभा को महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व माना, या सवाल ऐसी बात, अनिवार्य तत्व किसको माना, अनिवार्य साधन किसको माना, तो वो माना है प्रतिभा को। प्रतिभा को स्वीकार करते हैं अनिवार्य साधन आचार्य भामह। ठीक है गुरुजी, भामह का ज्ञान तो समझ में आ गया। अब दंडी का ज्ञान भी देख लेते हैं। दंडी महोदय क्या कहते हैं? आचार्य दंडी कहते हैं साहब क्या कि, और किस में कहते हैं? इनका ग्रंथ काव्यादर्श। ये भी इनके जो ग्रंथों के नाम वो भी ध्यान में रखना। भामह का आए गए अपने क्या काव्य अलंकार, दंडी का काव्यादर्श, ये भी कूट में कई बार आता है। तो आचार्य दंडी अपने काव्यादर्श में काव्य हेतु के बारे में जो मत प्रकट किया वो इस प्रकार है कि उनका आशय क्या है कि पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न रहने पर भी यत्न, सत्संग और अध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी न किसी पर कृपा है जो करती है। देखिए ये क्या कहते हैं कि पूर्ववर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न रहने पर भी यत्न करे, सत्संग करे, अध्ययन करे, तो निश्चित है कुछ न कुछ है जो वो वाणी की कृपा होगी, माँ सरस्वती की कृपा होगी, कुछ न कुछ वो कर लेगा। और दंडी ने 2 प्रकार की काव्य कोटियाँ स्वीकार किए। काव्य की 2 प्रकार स्वीकार किए इन्होंने। कौन कौन से? अगर दंडी की तरफ से आ जाए, दंडी साहब के हिसाब से कि इन्होंने काव्य की कितनी कोटियाँ माने, कितने प्रकार माने हैं, तो 2 माने हैं। पहला उत्तम, इसमें प्रतिभा, प्रयत्न और अध्ययन की आवश्यकता स्वीकार की है। पहला प्रकार कौन सा माना है काव्य का? इन्होंने पहले काव्य कोटि मानी है उत्तम। इसमें प्रतिभा को स्वीकार किया, प्रयत्न को स्वीकार किया और अध्ययन को, कि प्रतिभा भी होनी चाहिए, प्रयास भी होना चाहिए उसका, और अध्ययन भी होना चाहिए, 3 चीज़ें। दूसरा माना सामान्य, पहला उत्तम, दूसरा सामान्य। यह काव्य प्रतिभा के अभाव में भी अध्ययन, सत्संग और प्रयत्न द्वारा निर्मित कर सकता है। सामान्य जो होता है, सामान्य काव्य, उसमें कि काव्य प्रतिभा नहीं हो, इसके अभाव भी हो, तो भी वो अध्ययन करके, सत्संग करके, प्रयास करके जो कुछ न कुछ निर्मित है जो कर सकता है, ये सामान्य काव्य की कोटिया का दूसरा, पहला उत्तम। ये दोनों चीज़ें जो ध्यान में आप रखिएगा। ये दंडी साहब हो गए। वामन साहब को देखते हैं। तो वामन साहब क्या करते हैं, इनका जो काव्य अलंकार सूत्र है, इसमें काव्य हेतु पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं क्या कि कवित्व बीजम प्रतिभानम। ध्यान में रखना, ये सीधा सीधा देकर पूछा जा सकता है। कवित्व बीजम प्रतिभानम किसका है साहब? तो वामन साहब का है। ठीक है, अब मतलब क्या हुआ गुरुजी? मतलब ये हुआ बच्चों कि प्रतिभा ही कवित्व का कारण है। कवित्व बीजम प्रतिभानम, यानी कि जो प्रतिभा ही है वही क्या है? कवित्व का कारण है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। तो प्रतिभा को मुख्य हेतु स्वीकार करने के साथ ही, तो मुख्य हेतु वामन ने यहाँ पर किसको स्वीकार किया? वामन ने भी
प्रतिभा को स्वीकार किया है। वामन ने मुख्य हेतु किसको स्वीकार किया भाई साहब? प्रतिभा को स्वीकार किया, ध्यान में रखना। इसके साथ ही उन्होंने लोक व्यवहार को, शास्त्र को, शब्दकोश को तथा एकाग्रता या अवधान का भी जो उल्लेख किया है कि प्रतिभा तो है ही मुख्य हेतु, इसके साथ में लोक व्यवहार हो गया, शास्त्र हो गया, शब्दकोश हो गया, एकाग्रता हो गई, या फिर अवधान कह सकते हैं, ये इनका भी जिक्र है जो इन्होंने किया वामन साहब ने। ठीक है गुरुजी, वामन साहब का ये कथन है जो आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। जयदेव की जी सुन लेते हैं, आचार्य देव जयदेव क्या कहते हैं, इनकी भी सुन लो भाई साहब, तो ये नाराज हो जाएंगे। तो वामन के मत का समर्थन करते वामन साहब की, बस वामन जी कह दियो ने भाई बात सही है वामन जी का, मैं तो वामन जी का पद चिन्ह पर चला। अब बात करो कौन? जयदेव। तो जयदेव वामन के मत का समर्थन करते हुए कहते हैं, इन्होंने कहा कि ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य है। अतः प्रमुख कारण क्या है? प्रतिभा है। कि काव्य निर्मिति का प्रमुख कारण, प्रमुख हेतु क्या है? प्रतिभा ही है। ये भी जयदेव, तो इनका बड़ा अच्छा कथन है ये, क्या कि ज्ञान और अभ्यास, यहाँ से आप नोट कर लेना, क्या कि ज्ञान और अभ्यास प्रतिभा रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य है। इन्होंने प्रतिभा रूप बीज को किसके समान बताया? अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के तुल्य समान बताया। अतः प्रमुख कारण क्या है? प्रतिभा। प्रमुख काव्य हेतु क्या बताया इन्होंने? प्रतिभा को बताया। किसको? प्रतिभा को। तो ये कथन यहाँ तक आप जरूर ध्यान में रख लें, पूछा जा सकता है किसका है, तो जयदेव की जय कर देना आप। ठीक है, चलिए रुद्रट साहब की भी सुन लेते हैं। रुद्रट महोदय क्या कहते हैं? तो काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों को स्वीकार किया इन्होंने भी। प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। काव्य हेतु के रूप में तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीनों का स्वीकार किया है, लेकिन प्रतिभा के स्थान पर वे शक्ति को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। तो अब औरों ने तो प्रतिभा को माना है, तो रुद्रट महोदय की आपसे पूछ ली जाए कि रुद्रट महोदय ने प्रतिभा के स्थान पर किसको काव्य का प्रधान हेतु माना है? शक्ति को। तो एकाग्र चित्त होने पर अर्थों का अनेक अर्थ प्रकार से विस्फुरण होता है तथा कमनीय पद स्वयं कवि के सामने प्रतिभासित होते हैं। जिस पदार्थ के द्वारा ये अपूर्व घटना घटित होती है उसी का नाम शक्ति है। अब गुरुजी हमें समझ में नहीं है शक्ति क्या है, तो यहाँ पर लिखिए स्पष्ट परिभाषा शक्ति के विषय में कि जिस पदार्थ के द्वारा यह अपूर्व घटना घटित होती है उसी का नाम शक्ति है। कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु देख ली और काव्य का स्फुरण हो गया, चेतना के अंदर कुछ बात आई और वो काव्य की निर्मित हुई, तो उस जो पदार्थ था, उस जो चीज़ देखी, जो घटना देखी, उस शक्ति की वजह से, उस पदार्थ और घटना की वजह से है जो वो ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई कि वो काव्य की निर्मित हुई। तो वहाँ पर उसको क्या कहा है? उस पदार्थ को यहाँ पर क्या कह दिया? शक्ति। उस वजह को क्या कह दिया? यहाँ पर शक्ति कह दिया इन्होंने। ठीक है, चलिए साहब आनंद वर्धन साहब की भी सुन लेते हैं। ध्वनि काव्य वाले हैं ये, ध्वनि सिद्धांत वाले। तो प्रतिभा को ही प्रमुख हेतु स्वीकार किया इन्होंने भी। ये भी कि वामन साहब ने कह दिया ना, वो लोक की लकीर है। तो प्रतिभा को ही मुख्य हेतु स्वीकार किया इन्होंने, और इनकी दृष्टि से प्रतिभा रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है। ये जरूर ध्यान में रखना। प्रतिभा रहित कवि, सवाल आ गया आपसे परीक्षा में कि प्रतिभा रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है, किसका कथन है? तो साहब धीरे से लिख देना, क्या? आचार्य आनंद वर्धन की प्रतिभा रहित कवि अनेक दोषों का उत्तरदायी होता है। कौन कहते हैं? आनंद वर्धन साहब कहते हैं। अब राजशेखर साहब की भी सुन लीजिए। राजशेखर साहब कहते हैं कि शक्ति को प्रमुख काव्य हेतु माना है। तो राजशेखर साहब ने भी शक्ति को प्रमुख काव्य हेतु माना है, नोट कर लीजिए। समाधि तथा अभ्यास को उसका सहायक मानते हैं। प्रमुख काव्य हेतु आचार्य राजशेखर ने कहा शक्ति है, और सहायक का क्या मान लिया? सहायक मान लिया इन्होंने समाधि और अभ्यास को। ठीक है साहब। राजशेखर ने प्रतिभा को दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो कार्यत्री और भावयत्री। पहला क्या? कार्यत्री, और दूसरा भावयत्री। तो कवि को काव्य कर्म में उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री कहलाती है। कवि को काव्य कर्म में उपकार करने वाली, काव्य कर्म में लग जा भाई, इस पे थोड़ा सा काव्य कर्म में जो आगे बढ़ाने वाली जो प्रतिभा वो कार्यत्री कहलाती है। और काव्य स्वाद लेने तथा उसके गुण दोषों को समझने की शक्ति भावयत्री। भावों को समझने वाली, काव्य का रसास्वादन कैसे हो रहा है वो जो, या उसके गुण दोष क्या उसमें, वो शक्ति है कहलाती है भावयत्री प्रतिभा।
तो राज शेखर ने प्रतिभा के कितने प्रकार बताए साहब? 2 प्रकार बताएं। कौन कौन से? कार्यत्री और भावित्री। ये दोनों चीज़ें जो ध्यान में रखना शेखर साहब के। शेखर साहब ने नई बात बताई। मोहम्मद साहब की सुन लो, ये भी कमाल के आचार्य रहे हैं। तो काव्य हेतु के रूप में शक्ति, निपुणता और अभ्यास का सम्मिलित रूप स्वीकार किया है इन्होंने। भाई साहब मोहम्मद ने कुछ कहा? नहीं नहीं, आपकी बात से सहमत नहीं है, थोड़ी सी हम जानकारी नहीं देंगे आपको। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन थोड़ी हम भी, हमारी भी सुन लो यार। तो इन्होंने शक्ति को, निपुणता को और अभ्यास का रूप सम्मिलित किया है, स्वीकार किया है। शक्ति को प्रतिभा का दूसरा रूप कहा है। तो आचार्य मोहम्मद साहब ने क्या कहा? शक्ति को प्रतिभा का दूसरा रूप कहा। सवाल आ गया, शक्ति को प्रतिभा का दूसरा रूप किसने कहा? मोहम्मद साहब सीधा सीधा आए। तो काव्य शास्त्र तथा अन्य विधाओं के अनुशीलन से उत्पन्न चातुर्य को निपुणता कहते हैं ये। और सद्गुरु की शिक्षा से काव्य का अध्ययन है जो क्या है? अभ्यास है। कि सद्गुरु की शिक्षा हुई और फिर काव्य का अध्ययन हुआ, ये क्या है? अभ्यास है। तो ये हो गए अपने संस्कृत वाले। अब इनमें हम देख लेते हैं, मोहम्मद का ये मत जो है समीक्षकों को मंजूर नहीं है। मोहम्मद साहब ने जो ये मत दिया, जो समीक्षक रहे हैं, उन्होंने कहा भाई साहब आपकी बात हमें ठीक नहीं लगी, हमें मंजूर नहीं है, डोंट लाइक। ठीक है, क्योंकि काव्य निर्मिति के लिए तीनों का सम्मिलित रूप आवश्यक होता है। यदि आदि कवि वाल्मीकि के मुंह से बिना अभ्यास और निपुणता के काम मोहित क्रौंच के जोड़े को देखकर श्लोक निःसृत ही न होता, तो रामायण का प्रेरणा स्रोत जो ये रामायण का प्रेरणा स्रोत है जो वो ही बना कि ये न होता तो फिर कैसे होता ये। चलो काव्य हेतुओं का भावार्थ देख लेते हैं हम थोड़ा सा। जो काव्य के हेतु कोई बता रहा है क्या? प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है, निपुणता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते कि प्रतिभा क्या है। तो परीक्षा में प्रतिभा की परिभाषा पूछी जा सकती है, व्युत्पत्ति की पूछा, तो प्रतिभा क्या है? तो अर्थ देखें इसका, प्रतिभा को हम समझते हैं। तो प्रतिभा का अर्थ स्पष्ट करते हुए पटोल साहब ने लिखा है कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, अर्थात नए नए विचारों का उन्मूलन करने वाली शक्ति या प्रज्ञा ही क्या है? प्रतिभा है। ठीक है गुरुजी। रुद्रट कहते हैं प्रतिभा के विषय में कि स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के वाक्यार्थों का स्फुरण करने वाला गुण ही प्रतिभा है। नोट करते जाइएगा परिभाषाओं को। रुद्रट कहते हैं प्रतिभा के लिए क्या? कि जो स्थिर चित्त है, मन जो शांत है, उसमें अनेक प्रकार के वाक्यों का अर्थ जो स्फुरित हो जाए, वो जो गुण है वो क्या है? प्रतिभा है। ठीक है। कुंतक साहब की सुन लो। कुंतक कहते हैं, कुंतक ने इसे पूर्व जन्म का संस्कार कहा है। तो ये महत्वपूर्ण बन सकता है, पूछा जा सकता है कि प्रतिभा को पूर्व जन्म का संस्कार किसने कहा है? प्रतिभा को पूर्व जन्म का संस्कार किसने कहा है? कुंतक ने। कि भाई साहब पुराना जन्म का धागा संस्कार है, काम करेड़ा है ना, बाबा को नती जो है प्रतिभा ताम किसी एक काई है। तो वहीं महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र माना है। नोट कर लीजिएगा साहब, महिम भट्ट ने तृतीय नेत्र किसको माना? प्रतिभा को। या फिर सवाल ऐसे भी आ सकता है, प्रतिभा को किस कवि ने कवि का तृतीय नेत्र है जो माना है? तो महिम भट्ट ने कवि का तृतीय नेत्र माना है किसको? प्रतिभा को। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ रही तो कमेंट करके बताओ कैसी आ रही है, और लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। अब जो व्युत्पत्ति तथा निपुणता, प्रारंभिक आचार्यों ने कहा ना कि प्रतिभा होनी चाहिए, व्युत्पत्ति होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। तो दूसरी जो बात आती है व्युत्पत्ति या फिर निपुणता कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ गुरुजी? समझिए। तो रुद्रट साहब कहते हैं, आचार्य रुद्रट ने व्युत्पत्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है क्या? छंद, व्याकरण, कला, लोक की स्थिति, पद तथा पदार्थों के विशिष्ट ज्ञान से उचितानुचित विवेकपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति क्या है? व्युत्पत्ति। जैसे मैंने ऊपर भी थोड़ा जिक्र किया था इनकी परिभाषा के अंदर, रुद्रट वाले। आचार्य मोहम्मद ने इसे निपुणता कहा है। तो व्युत्पत्ति को आचार्य मोहम्मद ने क्या कहा है? निपुणता का। व्युत्पत्ति को आचार्य मोहम्मद ने क्या कहा है? निपुणता का। मस्तिष्क में, खोपड़े में बिठा लेना। उनके अनुसार क्या? लोक और शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से जो चतुरता प्राप्त होती है वही क्या है? निपुणता है। ठीक है गुरुजी। अभ्यास को देख लेते हैं कि अभ्यास क्या है। तो किसी कार्य को हृदयंगम करने तथा उसमें प्रवीणता हासिल करने के लिए किया जाने वाला निरंतर प्रयास ही क्या है? अभ्यास है। जैसे कि आप रिवीजन करते हो ना, बार बार, तभी चीज़ें हैं जो पुख्ता होगी। और समाधि है तो अवधान की हम बात करें तो स्थिर चित्त से किसी कार्य को संपन्न करना या मन से एकाग्रता की स्थिति समाधि। बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड तरीके से समाधिस्थ होकर, बिल्कुल ध्यान भंग नहीं करते हुए
आप किसी कार्य में लगे रहते हो कि आसपास क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बस लगाऊं, तो वो अवस्था कहलाती है अवधान समाधि या फिर एकाग्रता वाली। ठीक है, चलो साहब, अपने वाले आचार्यों का ज्ञान तो हमने ले लिया कि काव्य हेतु क्या क्या है और उनकी परिभाषा क्या क्या है, लेकिन जो पाश्चात्य विद्वान है ना वो भी ज्ञान पेलते हैं इसके विषय में। पाश्चात्य विद्वानों की भी कई बार पूछ लिया जाता है साहब, पाश्चात्य विद्वान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं। तो पाश्चात्य विद्वान क्या कहते हैं, तो एक शैली नाम के महोदय हुए हैं, तो ये कहते हैं इन्होंने इमेजिनेशन अर्थात प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। इन्होंने इमेजिनेशन अर्थात प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है। तो इनकी जगह क्या प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है इन्होंने, शैली ने भी, लेकिन उसकी जगह आपके वर्ड इस्तेमाल आ सकता है परीक्षा में, इमेजिनेशन को काव्य हेतु किसने माना है, तो भाई साहब शैली ने माना है। और प्रतिभा को उन्होंने विधायी की शक्ति कहा है। नोट कर लीजिए, प्रतिभा को विधायी की शक्ति किसने कहा है, तो किसने कहा है, शैली ने। प्रतिभा को विधायी की शक्ति किसने कहा है, शैली ने। विधायी की शक्ति शैली, जिसके बल पर कवि सुंदर साहित्य का निर्माण करता है, ये साहब शैली कहती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देख लेते हैं साहब प्लेटो साहब। प्लेटो साहब है जो काव्य हेतु के विषय में क्या कुछ कहते हैं। प्लेटो यहाँ पर लिखते हैं साहब, प्लेटो ने कवि के लिए स्फूर्ति, प्रेरणा या प्रतिभा की नितांत आवश्यकता है जो बताई है। प्लेटो ने क्या कहा कि कवि के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्फूर्ति, प्रेरणा या प्रतिभा, इनकी नितांत आवश्यकता होती है साहब, इनके बिना काम चलेगा ही नहीं चलेगा। प्लेटो के कथन की बात करें तो प्लेटो का कहना है क्या कि देवीय पागलपन के कारण कवि सुंदर गीतों की रचना करते हैं। देवी पागलपन के कारण कवि सुंदर गीतों की रचना करते हैं। वे कविता को बुद्धि व्यापार की उपज न मानकर प्रतिभा की प्रसूति है जो मानते हैं। इतना कथन देकर पूछ ले किसका है, प्लेटो का। क्या कहते हैं प्लेटो की वे कविता को बुद्धि व्यापार की उपज न मानकर प्रतिभा की प्रसूति है जो मानते हैं। और प्लेटो के अनुसार ही मन की दो वृत्तियां हैं, बुद्धि व्यापार तथा स्फूर्ति व्यापार। तो मन की दो वृत्तियां क्या बताई प्लेटो ने, बुद्धि व्यापार और स्फूर्ति व्यापार। ध्यान में रखना, प्रथम में मन नितांत सजग रहता है और दूसरे में है जो सुप्त दशा का अनुभव करता है। बुद्धि व्यापार का चमत्कार है, शास्त्र तथा स्फूर्ति व्यापार का विलास काव्य है। बुद्धि को व्यापार का चमत्कार बताया है, बुद्धि व्यापार का चमत्कार है, और शास्त्र तथा स्फूर्ति व्यापार का विलास है साहब जो प्रक्रिया होती है। अरस्तु साहब की भी सुन लो। अरस्तु महोदय क्या कहते हैं, अरस्तु ने प्रतिभा और अध्ययन के साथ में अनुकरण की सहज प्रवृत्ति पर विशेष बल दिया है। पूछ लिया जाए प्रतिभा और अध्ययन के साथ में अनुकरण की सहज प्रवृत्ति पर विशेष बल किसने दिया है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका, अरस्तु है जो हो जाएगा। इसे काव्य की मूल प्रेरणा स्वीकार करते हुए लिखा है क्या कि जो प्रवृत्ति बालक को अपने माता पिता के भाषा व्यवहार आदि का अनुकरण करने को प्रेरित करती है, वही प्रवृत्ति मानव को साहित्य रचना के लिए भी प्रेरणा प्रदान करती है। ये कथन देकर पूछ लिया जाए किसका है, तो साहब क्या लिखोगे, अरस्तु। और ये कथन किसके विषय में, इस अगर सवाल ऐसे आ जाए ये कथन देकर, ये कथन किससे संबंधित है, तो साहब ये काव्य हेतु से संबंधित हो जाएगा। ठीक, चलो संस्कृत के आचार्य हो गए और पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कुछ कहा वो हो गया। अब मनोवैज्ञानिक जो है ये क्या मत देते हैं इसके विषय में। फ्राइड के संबंध में हमने फ्राइडवाद मनोविश्लेषणवाद देखा था, तब आपने अच्छे से समझा होगा, फिर देख लीजिए। तो फ्राइड क्या कहता है कि जो काव्य की निर्मिति होती है, काव्य सृजना या काव्य का जो निर्माण होता है, काव्य निर्मिति जो होती है वो किस प्रकार होती है। तो इन्होंने यानी कि फ्राइड ने अतृप्त काम वासनाओं के दमन की स्वस्थ प्रवृत्ति को काव्य हेतु स्वीकार किया गया कि जो व्यक्ति की अतृप्त काम वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, उनको दमन की जो स्वस्थ प्रवृत्ति होती है। अब दमन एक तरीके से बुरी तरीके से हो सके, दमन इस प्रकार से हो कि स्वस्थ प्रवृत्ति हो, उसको काम वासनाओं को जो इच्छाएं पूरी नहीं उनको पूरा करने के लिए कुछ अच्छा है जो रास्ता अपनाया जाए, वो क्या, ये स्वस्थ प्रवृत्ति दमन की ये काव्य हेतु है जो मानी इन्होंने, ये कारण है जो, ये वजह है जो मानी है कि इस प्रकार से काव्य निर्मिति हो सकती है।
फ्राइड आगे कहते हैं, फ्राइड का मानना है कि काम वासना के प्रकाशन का दमन किया जाता है, काम वासना के प्रकाशन का दमन किया जाता है, तब मानव जीवन की प्रभावशाली घटनाओं का आविष्कार है जो होता है। काम वासनाओं के निरोध में तथा उदात्तीकरण में ही कला की अभिव्यक्ति होती है। ध्यान में रखना, काम वासनाओं के निरोध में तथा उदात्तीकरण में कला की अभिव्यक्ति होती है। कौन कहते हैं? फ्राइड। फ्राइड के अनुसार, आप तो कुल मिला के बात है कि कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ भी याद नहीं, हालांकि इतना कोई जटिल है नहीं। अगर काम वासना, अगर इस तरह का काम प्रवृत्ति का शब्द आ जाए और कथन पूछ ले तो नहीं आ रहा हो, अगर उत्तर आपको सही एग्जैक्ट कोई और का हो तो बात अलग है, नहीं आ रहा हो तो वहाँ पर फ्राइड है जो कर सकते हैं। फ्राइड के अनुसार हमारे हृदय की दबी हुई वासनाएं अपने विकास का मार्ग खोजती हुई काव्य, कला एवं स्वप्न आदि की सृष्टि है जो करती है। ठीक है, अतृप्त इच्छाओं को हम किसी भी कलाकारी में, काव्य सृजना में है जो स्वप्न आदि के अंदर है जो वो निर्मित होती है उनकी। कला और काव्य के मूल में सौंदर्योपासना के भाव की विद्यमानता भी इसका समर्थन है जो करती है। सामाजिक नियमों के कारण मानव अपनी अतृप्त कामेच्छा को व्यक्त नहीं कर पाता, तब वह अंतर्मन में जो दबी इच्छाएं हैं दबी रहती है, और काव्य ऐसी अतृप्त इच्छाओं की बाह्य अभिव्यक्ति का एक कलात्मक मार्ग है। जो इच्छाएं व्यक्ति के मन के अंदर दबी रहती है और किसी भी कारणवश जो वो सबके समक्ष प्रकट नहीं कर सकता, बिल्कुल एज इट इज है जैसे जैसे, तो फिर वो क्या करता है, काव्य एक ऐसी विधि मिल जाती है उसको, काव्य ऐसी अतृप्त इच्छाओं की बाह्य अभिव्यक्ति का एक कलात्मक है जो मार्ग हो जाता है। तो काव्य क्या है, कलात्मक मार्ग हो जाता है उन अतृप्त इच्छाओं को प्रकट करने का। ठीक बात। चलिए, एडलर क्या कहता है? माफ कीजिए, साइकोलॉजी में आपने एडलर वगैरह ये नाम सुने होंगे, फ्राइड वगैरह, जुंग वगैरह। तो एडलर ने हीनता के भाव को काव्य हेतु स्वीकार किया है। नोट कर लीजिए, परीक्षा में सवाल आ जाए, हीनता के भाव को काव्य हेतु किसने स्वीकार किया है? तो एडलर, मनोवैज्ञानिक ने, एडलर ने। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई व्यापक दोष होता है जो उसे समाज में हीन बना देता है, और इस हीनता की ग्रंथि से उसका मन इतना उलझा रहता है कि वह सतत उसे दबाकर या उसके ऊपर आवरण डालकर उस दोष को विरुद्ध श्रेष्ठ कार्य द्वारा अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाना चाहता है। कुल मिला के बात है, कोई आपको फटकार दे सबके सामने, ये जो कहना चाहता है वो मैं बता देता हूँ कि हीनता का भाव है ना, वो काव्य हेतु स्वीकार करता है। आपको कोई 10 लोगों के सामने, 10 दोस्तों के सामने फटकार दे कि यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, इतने समय से तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका जो राइट वे क्या होगा, आपको जो इतने दोस्तों के सामने फटकारा, उसने जलील किया, जो कुछ भी किया है, आप उसको लोगे एक तरीके से ताकत के तौर पर, और अपने दिमाग में ये बात डालोगे इसने मुझे नीचा दिखाया है ना, तो उस नीचा दिखाया ना, अब आप अपने जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगोगे, और जिसने भी आपको नीचा दिखाया इतने दोस्तों के सामने, उसको उसके समक्ष अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करोगे, उसकी बोलती अपने आप बंद हो जाएगी। तो यह है कि वह सतत दबाकर या उसके ऊपर आवरण डालकर उस जो दोस्त है उनके विरुद्ध श्रेष्ठ कार्य द्वारा जो लज्जा वगैरह, इंसल्ट वगैरह की गई, उसके विपरीत आपको क्या करना, उसके विरुद्ध श्रेष्ठ कार्य द्वारा अपने व्यक्तित्व क्या करता है, उज्ज्वल बनाना चाहता है। और कवि उत्कृष्ट काव्य की निर्मित करके अपने हीन तथा अधूरे व्यक्तित्व की क्या करता है, क्षतिपूर्ति है जो करता है, खुद को साबित करता है कि नहीं, जो तुम डालना चाह रहे थे मेरे अंदर, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो ये हूँ, अब देखो तुम। ठीक है, एडलर की बात समझ में आ गई होगी। अब युंग क्या कहता है? युंग या जुंग भी आता, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा। युंग ने जीवन इच्छा यानी जीने की, जीवन की इच्छा को काव्य हेतु स्वीकार किया है। ध्यान में रखना, युंग ने क्या किया है, जीवन इच्छा को काव्य हेतु स्वीकार किया गया, जबकि यहाँ पर हीनता के भाव को काव्य हेतु स्वीकार किया एडलर ने। तो ये आप सारी की सारी बातें, प्रमुख बातें यहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो बनेंगे, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य को 2 भागों में विभक्त किया जुंग ने। आपको पता है बहिर्मुखी और अंतर्मुख, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी वृत्ति वाले जो लोग होते हैं, लोगों की दृष्टि संसार के भोग विलास की ओर लगी रहती है। जो बहिर्मुखी लोग होते हैं वो संसार के भोग विलास में लगे रहते हैं, जगत में प्रतिष्ठा तथा यश पाना, साथियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनना इनका साध्य है जो होता है। जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति अपनी दृष्टि हमेशा बाहरी विषय से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है और मानसिक शांति की खोज में रहता है अंतर्मुखी। इनका अचेतन मन
चेतन मन के विपरीत होता है। चेतन मन अगर दुखी उदास दिखाई देता है तो अचेतन मन शांत तथा आनंदित होता है। इस स्थिति को युंग ने नाम दिया है मेंटल कंपनसेशन, अर्थात मानसिक समीकरण। ध्यान में रखना, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना हमारा अंतिम लक्ष्य है, अतः इसी जीवन इच्छा की प्रेरणा उत्कृष्ट काव्य का सृजन करने के लिए प्रवृत्त करती है। कौन कहते हैं? युंग महोदय जो कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना टॉपिक कंप्लीट। निष्कर्ष रूप में देख लेते हैं। निष्कर्ष से भी सीधे सीधे सवाल बन जाएंगे आपके कि संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा के जो विद्वान हैं इन्होंने प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु है जो स्वीकार किया। ओवरऑल निकाले हम पूरा औसत सारे का सार निकाले तो प्रतिभा को क्या है? प्रमुख काव्य हेतु जो स्वीकार किया गया है। व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहयोग से प्रतिभा में निखार आ जाता है। तो पूछ ले प्रतिभा में निखार किस वजह से आता है? तो व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहयोग से। ठीक है, व्युत्पत्ति को ही कुछ आचार्यों ने निपुणता तथा शास्त्र ज्ञान कहा है। सवाल आ जाए परीक्षा में, व्युत्पत्ति को और किस नाम से जाना जाता है? तो व्युत्पत्ति को ही और आचार्यों ने निपुणता कहा है और शास्त्र ज्ञान कहा है। एक सवाल ये जो ये भी बन सकता है। और समाधि एवं एकाग्रता की स्थिति में काव्य कारण के रूप में जो स्वीकार किया गया, काव्य कारण इनको स्वीकार किया गया। बात करें तो अरस्तु ने अनुकरण की सहज प्रवृत्ति को काव्य हेतु स्वीकार किया। अरस्तु की बात आ जाए, अनुकरण की जो सहज प्रवृत्ति होती है ना उसको काव्य हेतु स्वीकार किया। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मत में भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ये काम वासना, हीनता भावना, जीवन इच्छा को उन्होंने काव्य प्रेरणा स्वीकार किया है। काम वासना अपने फ्राइड ने, हीनता वाला एडलर ने, जीवन इच्छा युंग ने। ठीक है, तो यहाँ सीधे सीधे सवाल बन के सार समझ में आ रहा है क्या क्या पढ़ा था हमने। भारतीय और पाश्चात्य मतों की तुलना करें हम तो भारतीय विद्वानों ने काव्य हेतुओं पर विस्तार से विचार किया है। अब तक काव्य कारणों का इतना विस्तृत विवेचन होने के बावजूद भी अन्य बहुत सी प्रेरणाएं बची रहती, और भी कई वजह होती है काव्य निर्मित की, काव्य निर्माण की, काव्य हेतु की। प्रतिभा मुख्य प्रेरणा भले ही हो, लेकिन उसे जागृत करने के लिए अन्याय, आत्माभिव्यक्ति, अतृप्त काम भावनाएं, अचेतन मन की ग्रंथियाँ जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। आधुनिक नारीवादी साहित्य के अध्ययन से इसका पता चलता है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अधिक कार्य की इस क्षेत्र में जो अपेक्षा है और मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में कुछ काम है जो करेंगे। उम्मीद करता हूँ काव्य हेतु का जो बिंदु है आपकी खोपड़े के अंदर अच्छे से जो गया होगा। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कैसा लगा आपको, और दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो। और पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कंटेंट देने का। आप भी प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को और बेहतर बनाने का और ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, नहीं किया तो। कवि आदि गणेश सिंध नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 8300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। पढ़ाई को लेकर अगर आप डिमोटिव रहते हैं कैसे क्या करें, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ जिसका नाम है आदि की आवाज़। दूसरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है अपने? आदि की आवाज़। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ डाले हुए हैं, देखें, यकीनन आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर मिलता हूँ।